हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एग्जम्पशंस अंडर हेल्थ केयर सर्विसेज। लास्ट वीडियो तक हमने एजुकेशन सेक्टर का बात कर चुके हैं और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम डेडिकेटली बात करेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। अब देखो, हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं कि भाई अंडर सम रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, सारी नहीं, यहां पर क्या क्या चीज़ें हमारे पास, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उसकी केयर। यानी कि कोई भी डिजीज होती है तो उसका सबसे पहले टेस्ट होता है, पता लगाना होता है कि भाई डिजीज है कौन सी, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ केयर रखनी पड़ती है एक इंसान की, ताकि वो एक नॉर्मल अपने जो पहले उसकी कंडीशन थी उसमें आ सके। तो ये तीनों ही पार्ट, ये एक बेसिक लाइफ साइकिल है किसी भी हॉस्पिटल के, किसी भी आपको एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व होना पड़े तो ये चीज़ों की, ठीक है। आप डायग्नोसिस करा के, ट्रीटमेंट करा के, अपनी केयर करा के बाहर निकलते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर्ड हैं। किस चीज़ की? फॉर एनी इलनेस, इंजरी आपको कोई हो गई, कोई डिफॉर्मिटी थी या कोई एबनॉर्मेलिटी थी या प्रेगनेंसी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए कवर कर ली है, ठीक है। अब इन हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंक्लूड क्या क्या होता है इसके अंदर कि पेशेंट का ट्रांसपोर्ट, यानी एम्बुलेंस, जैसे कि भाई पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाना और उसके बाद वही एम्बुलेंस अगर उसको ट्रीट करके हॉस्पिटल से अपने उसके घर तक उसको ड्रॉप करके आती है, तो वो जो सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर एग्जम्प्ट होंगी, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन हेल्थ केयर के अंदर ही और मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर ही एक साइंटिफिक चीज़ क्या आती है, आपकी कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरीज, जो कि आजकल काफ़ी फेमस हो रही हैं। तो ये जो कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं लोग, क्या उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने? तो नहीं, वो यूजुअली एग्जेम्प्ट नहीं है, उस पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर वो जो सर्जरी है, वो प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी अगर आपको करानी पड़ रही है रिस्टोर या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, कोई ऐसी चीजें जो आपकी बर्थ की वजह से कोई डिफेक्ट हुआ, उस चीज को सुधारने के लिए अगर कोई चीज करी जा रही है, तो उस चीज को आपका यहां पर एग्जाम ही रखा गया है। बट आप अगर सिर्फ अच्छा दिखने के लिए या एक तरह से कह लो कि यार आपकी मजबूरी नहीं है वो चीज कराना, आपकी लग्जरी है। जैसे किसी का मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसके बर्न्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उस चीज़ को प्लास्टिक सर्जरी करके छुपाना पड़ रहा है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम इंजरी, कोई इंजरी हुई थी, उसको कोई ट्रॉमा हुआ था जिसकी वजह से उसको वो चीज़ करानी पड़ी। जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि मेरी नाक थोड़ी और तीखी होनी चाहिए तो गवर्नमेंट उसको एग्जेम्प्ट कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मजबूरी में अगर कराना पड़ रहा है, कंजेनिटल डिफेक्ट्स, बचपन से ही कोई आपके डिफेक्ट थे, कोई डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज थी जिसको ठीक करने के लिए वो सर्जरी करानी पड़ रही है, ठीक है, नोज आपकी शेप इस तरीके से है कि ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है, तो उस चीज को ठीक कराना पड़े, तो वहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी उस टाइप की आपकी कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी भी, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? तो भाई हेल्थ केयर सर्विसेज अंडर रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? एक रेकी हीलिंग के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, मेडिटेटिव हीलिंग होती है, बट वो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। हो सकता है वो कोई ट्रीटमेंट या केयर के लिए यूज कर रहा हो, बट दैट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो वो एग्जम्पशन में भी कवर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो यानी कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ एनी इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी या प्रेगनेंसी की वजह से, तो वहां पर वो एग्जेम्प्ट है। उसको एम्बुलेंस से लाना ले जाना भी एग्जेम्प्ट है। कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। लग्जरी में नहीं होगा, मजबूरी में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या क्या आते हैं, बड़ी सी लिस्ट है। रेकी तो सबसे पहले देखो मना कर दिया कि रेकी उसमें लिस्ट में नहीं आता है, तो उसको रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं माना जाएगा। उसके बाद क्या क्या आता है आपका? एलोपैथी, ठीक है, नॉर्मल मेडिसिन जो हो गया, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी, एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज में बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट ने अभी रिकॉग्नाइज कर रखा है। अगर इसके अलावा भी रिकॉग्नाइज करना हुआ तो गवर्नमेंट और चीज़ ऐड कर सकती है। फिलहाल रेकी हीलिंग जो है ये यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं होती। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए यही पूछेंगे आपसे, ठीक है, कि कोई इंसान अपना ट्रीटमेंट के लिए, देखो, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर है,
ये 3 वर्ड याद रखने हैं। तो कोई इंसान बोलेंगे कि ट्रीटमेंट के लिए रेकी हीलिंग करवा रहा है, तो क्या उसकी चीज एग्जम्प्ट होगी? तो नहीं। हाँ, अगर वो बोले कि ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी करा रहा है, नेचुरोपैथी करा रहा है, आयुर्वेदा में है, सिद्ध, यूनानी, ये सब चीजें करवा रहा है, तो वहां पर वो चीज आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी, एग्जम्पशन लग जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, अब देखते हैं किस किस टाइप की सर्विसेज हो सकती हैं। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं ये कि भाई हेल्थ केयर के अंदर, तो सबसे पहली बात तो हॉस्पिटल्स के अंदर एक प्राइवेट रूम मिलता है, ठीक है, या बेड मिलता है जिसके ऊपर आपको काफ़ी टाइम तक एडमिट होना पड़ सकता है किसी को भी, ठीक है। तो वहां पर अगर उसका अप टू 5,000 है पर डे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका एग्जाम्प्ट है। बट उससे ज़्यादा है तो वो लग्जरी में आता है, तो उस पर एग्जाम्पशन नहीं होगी, ठीक है। वो किस इंसान का होना चाहिए? जो हेल्थ केयर सर्विसेज उस हॉस्पिटल में ले रहा है, ठीक है। आप ऐसे ही जाके रुक रहे हो तो बात नहीं होगी वो, ठीक है, तो चाहे 5,000 से कम भी हो। ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्नीशियंस। अब जरूरी नहीं है कि ये फुल टाइम हॉस्पिटल में ही रहें। कुछ सीनियर डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको किसी भी 3-4, मान लो एक बड़े से शहर में 7-8 हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, ये कोई एक सीनियर डॉक्टर ऐसा है जो एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट है, तो किसी भी हॉस्पिटल में उस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी तो उसको बुलाया जा सकता है। तो वो जो सर्विसेज आकर हॉस्पिटल में प्रोवाइड करा रहा है, उन सर्विसेज को भी एग्जम्प्ट यहां पर रखा गया है। ओके, अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल्स फ्रॉम पेशेंट्स, ठीक है, तो वो भी एग्जम्प्ट होंगे। अब देखो उसके बाइफर्केशन क्या होगी। हॉस्पिटल ने चार्ज किए 10,000 रुपए, ठीक है, उसमें से पता चला जो ये सीनियर डॉक्टर, ये कंसल्टेंट बुलाया था, उसने 7,500 रुपए ले लिए। हॉस्पिटल ने अपने पास रख लिए 2,500 रुपए, रिटेन कर लिए। तो अब द क्वेश्चन इज कि क्या ये कंसल्टेंट वाली चीज है यही एग्जाम्प्ट होगी या फिर ये 2,500 भी एग्जाम्प्ट होगा? तो देखो 2,500 जो है ना, ये एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए होता है। एजुकेशन में भी हम पढ़ चुके हैं कि जहां पर एंसिलरी सर्विसेज आती है वहां प्रिंसिपल के हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हॉस्पिटल क्या कर रहा है? हॉस्पिटल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर वाली फैसिलिटीज दे रहा है, उसके साथ अगर कुछ फैसिलिटीज देनी पड़ रही है जो कि उन सर्विस फैसिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है, जैसे भाई जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें नर्स की जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, पैरामेडिक्स की जरूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी केयर की जरूरत पड़ सकती है, टेम्परेचर चेक करना पड़ सकता है, वेट नापना पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ सकता है। ये सब चीजें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर, मैं बार बार ये 3 वर्ड रिपीट कर रहा हूं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर के लिए नेसेसरी है। तो ये एंसिलरी है, तो जो एंसिलरी है उसको प्रिंसिपल के साथ ही ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर वो चीज आपकी हो जाएगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। तो दिस विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। तो ये 10,000 है ये पूरा ही एग्जाम्प्ट है, 7,500 भी एग्जाम्प्ट है, और 2,500 जो इन एंसिलरी सर्विसेज के लिए था ये भी आपका यहां पर एग्जाम्प्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यह आता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है हमारे पास बड़ा अच्छा सा, फूड सप्लाई टू पेशेंट, ठीक है। अब ये देखो यहां पर भी ये दिस इज पार्ट ऑफ अ कॉम्पोजिट सप्लाई। अब क्या हो रहा है, एक पेशेंट एडमिट है, ठीक है, अब जो उसको पर्टिकुलर इलनेस है उसके हिसाब से डॉक्टर ने उसका पूरा का पूरा जो मील प्लान है वो बना रखा है, और वही खाना उस हॉस्पिटल की कैंटीन से ही उसको सर्व हो रहा है। तो क्या उस जो खाने की चीज़ें हैं क्या उसके ऊपर भी आपका जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? वो तो फूड सप्लाई हो रहा है, वो हॉस्पिटल की ये कोर सैटेली फैसिलिटीज से हट के है, लेकिन ना, वो भी एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि उस ट्रीटमेंट के लिए वो हेल्दी फूड उसको मिलना नेसेसरी है। एंड यहां पर एक कंडीशन ये है, अब देखो अगर किसी ने एक रूम लिया हॉस्पिटल में, उसके साथ उसके पेशेंट के साथ पेशेंट का कोई फैमिली मेंबर भी रुकता है, तो अगर फैमिली मेंबर को वो फूड प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। पेशेंट को एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ डॉक्टर जो खाना प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज एग्जेम्प्ट, भले ही वो जो हॉस्पिटल है वो खुद अपनी कैंटीन में बना के उसको प्रोवाइड कराए या वो कहीं और से आउटसोर्स करा के उसको खाना प्रोवाइड कराए, वो चीज़ यहां पर आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो यहां पर क्या कह रहा है, इनवर्ड सप्लाई ऑफ केटरिंग will still be liable to GST and the hospital will get no ITC। तो अगर मान लो उस केटरिंग के लिए इनवर्ड सप्लाई ली है हॉस्पिटल ने, तो उस पर अगर जीएसटी लगना है तो उस पर लगेगा, बट आगे की सर्विस तो हॉस्पिटल के लिए एग्जेम्प्ट है, तो वहां पर वो उसका ब्लॉक भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। बट पेशेंट से जब आप फाइनली पैसा चार्ज करोगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, मेन बात हमारी यही है। उसके बाद बात आती है एम्बुलेंस सर्विसेज की, जो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया एक तरह से कि भाई ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो यहां पर यह चीज एग्जेम्प्ट हो जाती है, 2 कंडीशंस के अंडर एग्जेम्प्ट हो जाती है। एक तो
हम आगे पढ़ेंगे 234G एंड 243W, इन दोनों 243G एंड 243W के बारे में, जहां पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को कुछ फंक्शंस एंट्रस्ट किए जाते हैं जो कि अगर प्योर सर्विसेज की टर्म्स में हैं तो वो एग्जेम्प्ट हैं, अगर गुड्स इन्वॉल्व हैं तो 25% तक ही इन्वॉल्व हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। तो एम्बुलेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है इनके थ्रू, तो वो भी एग्जेम्प्ट है और नॉर्मली भी एम्बुलेंस की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। दिस इज जस्ट एन एडिशनल क्लैरिफिकेशन जो कि इसमें आपके साथ ऐड करी गई है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इनफर्टिलिटी अगर किसी को है तो कंसीव करने के लिए ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये भी यहां पर आपके एग्जाम्प्ट ही मान के चले जाएंगे। तो वहां पर इस चीज को एक तरह से ट्रीटमेंट के हिसाब से ही, डिजीज के हिसाब से ही ट्रीट किया जाता है, तो यहां पर भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। अदर सर्विसेज देखो, अगर मान लो हॉस्पिटल ने शॉप रेंट पे दी हुई है, जैसे एक फार्मेसी को हॉस्पिटल शॉप रेंट पे दे देता है, तो भाई वहां पर जीएसटी लगेगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर हॉस्पिटल का कोई ऑडिटोरियम है, वो अगर किसी सेमिनार के लिए रेंट पर दे रहा है तो वहां पर भी जीएसटी लगेगा। मेनली पेशेंट को जो सर्विस दी जा रही है फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर, इन तीनों में से किसी चीज के लिए, तो वहां पर एग्जाम्पशन है। वहां के लिए ट्रांसपोर्ट भी एग्जाम्प्ट है, वहां के लिए खाना भी एग्जाम्प्ट है, वहां की सारी चीजें एग्जाम्प्ट है। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ओनली तब एग्जाम्प्ट है जब जरूरत है, ना कि लग्जरी है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड हम एक फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपका कवर होता है ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये किस बारे में बात कर रहा है, ये सिंपल ये बोल रहा है कि भाई वेदांता एक हॉस्पिटल है गुड़गांव में, उसका एक अपना रेस्टोरेंट है बेसमेंट में, पूरा बड़ा हॉस्पिटल है काफ़ी फ्लोर्स का, बेसमेंट में उन्होंने रेस्टोरेंट खोला हुआ है अन्नपूर्णा भवन के नाम से, जो सप्लाई करता है फूड टू इन पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एज पर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट। अन्नपूर्णा भवन क्या करता है, ऑल्सो provide food to other patients who are not admitted or their attendants or visitors, ठीक है। तो यहां पर देखो बाहर के लोग भी आके वहां पर खा लेते हैं, उनके अटेंडेंट्स भी खा लेते हैं, उनके विजिटर्स भी खा लेते हैं, इन पेशेंट्स नहीं है वो भी खा लेते हैं, ठीक है। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द हॉस्पिटल एंड नथिंग इज आउटसोर्स टू एनी थर्ड पार्टी वेंडर्स, ठीक है। इस चीज से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वेदांता हॉस्पिटल इज ऑफ द व्यू दैट ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एंड दस इट इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स। तो क्या वो सही है? अब वेदांता हॉस्पिटल क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई इन पेशेंट को जो हम खाना दे रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट है, बाहर से कोई बंदा आके खा के जा रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है, विजिटर्स भी खा रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। एग्जेम्पशन सिर्फ किसको मिल रही है? इन पेशेंट को मिल रही है, जो न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स के हिसाब से उसको खाना यहां पर दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से एक ही पैराग्राफ में इसको सिंपल सा एक आंसर कर दिया है, उसको भी देख लेते हैं हम कि भाई सर्विसेज बाय हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एन ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, ठीक है, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, ये तीनों चीजों को ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। हैज क्लैरिफाइड दैट फूड सप्लाइड बाय द हॉस्पिटल कैंटीन टू द इन पेशेंट्स एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। यहां पर देखो कॉम्पोजिट सप्लाई अगर आपको अच्छे से आता है तो यहां पर एग्जम्पशन में बहुत जगहों पर ये कॉम्पोजिशन सप्लाई का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां पर आपको जीएसटी में एक बात समझनी है इस चीज से कि हर चीज एक चैप्टर तक लिमिटेड नहीं है। जो कॉम्पोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो आपको आगे तक बहुत सारी चीज़ों में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन किस तरीके से देते हैं, आपको लिस्ट दे देंगे बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है। अब अगर उसमें अगर जैसे मान लो उन्होंने दे दिया कि कोई चीज़ है जो डिलीवर ही करनी होती है, उसके बिना उसका काम नहीं हो सकता, तो वो कॉम्पोजिट हो गई। जो चीज़ डिलीवर हो रही है वो प्रिंसिपल है, उसका जो डिलीवरी का खर्चा है वो कॉम्पोजिट है, ठीक है। आपको नीचे रेट दिया होगा डिलीवरी का अलग और उसका प्रिंसिपल का अलग, तो आपकी जजमेंट है ये, आपको ये दिमाग लगाना है कि नहीं यार दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर एक प्रिंसिपल है और एक एंचिलरी है। जहां पर प्रिंसिपल एंचिलरी का रिश्ता बनता है वहां पर कंपोजिट बनती है, तो आपको रेट प्रिंसिपल का ही लगाना है। तो इस तरीके से बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, एक्सप्लिसिटली नहीं बोलेंगे कि ओ ये कंपोजिट सप्लाई का कौन क्वेश्चन है, इसके बारे में बताओ। क्वेश्चन का हिस्सा बना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा कि ओके दिस इज कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। आपको फीलिंग आ जानी चाहिए क्वेश्चन को देख के कि हाँ ये प्रिंसिपल है, ये एंचिलरी है। तो यहां पर भी प्रिंसिपल क्या है? हेल्थ केयर। प्रिंसिपल क्या है? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर। लेकिन उसका एंसिलरी क्या है?
इन पेशेंट्स को फूड प्रोवाइड कराना। तो ये यहाँ पर हो गया कॉम्पोजिट, और कॉम्पोजिट में अगर प्रिंसिपल एग्जेम्प्ट तो एंशिलरी भी एग्जेम्प्ट। आई होप यहाँ पर ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है। तो भाई यहाँ पर ये साफ यही बोल रहा है कि भाई उसको फिर अब हम, क्योंकि ये कॉम्पोजिट बन गया है तो सेपरेटली टैक्सेबल नहीं करेंगे, दस इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है। हाउएवर अदर सप्लाईज ऑफ फूड बाय द हॉस्पिटल टू पेशेंट्स नॉट एडमिटेड और द अटेंडेंट्स और विजिटर्स आर टैक्सेबल। तो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ था इन पेशेंट्स। इन पेशेंट्स कौन हैं? जो एडमिटेड हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, तो उन्हीं के लिए एग्जेम्प्ट है। बाहर का पेशेंट आके खा के जा रहा है, या कोई भी वो बोले कि यार हाँ मैं तो पेशेंट हूं बट किसी और हॉस्पिटल का हूं, मेरा वहां ट्रीटमेंट चल रहा है बट यहां खाना अच्छा है तो मैं यहां खाने आ रहा हूं, एग्जाम्प्ट नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिल भी देखो उस हिसाब से बनेगा। जो बाहर का पेशेंट खाने आया है उसका फूड का बिल बनेगा, और जो एडमिटेड पेशेंट खाने आया है उसका हेल्थ केयर के साथ फूड का बिल बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली ये चीज यहां पर होने वाली है। तो जहां पर सिर्फ फूड का बिल बन रहा है, अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकली इस चीज को देखो, तो जहां पर सिर्फ फूड का बिल बन रहा है वहां पर तो जीएसटी लग रहा है, बट जहां पर हेल्थ केयर के साथ बिल लग रहा है फूड का, ठीक है, तो वहां पर कंपोजिट बन के एग्जेम्प्ट हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।